ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक गौतम चिंतामणि और मुर्तजा अली खान। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यानी इफी का 2022 के संस्करण का आगाज हो चुका है और 22 नवंबर से गोवा में ये फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। 9 दिन तक इसका आयोजन होगा और 28 नवंबर को इस फिल्म फेस्टिवल का समापन होगा। इस फिल्म फेस्टिवल की लोकप्रियता इस हद तक है कि क्षेत्रीय फिल्में, भारतीय फिल्में और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों का प्रदर्शन इस फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिलता है। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से जहां एक तरफ फिल्मी हस्तियां, कलाकार, आर्टिस्ट एक साथ एक मंच पर आते हैं, वहीं दर्शकों को उनसे वार्ता करने का अवसर मिलता है, उनके साथ चर्चा करने का मौका मिलता है। हम ये भी बताते चले यहाँ कि यहाँ इस बार 79 देशों की 80 फिल्मों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा और 25 फीचर फिल्में और 20 नॉन फीचर भारतीय फिल्में इंडियन पैनोरमा में दिखाई जा रही हैं। और फ्रांस इस बार स्पॉटलाइट कंट्री है और कंट्री फोकस पैकेज के अंतर्गत फ्रांस की 8 फिल्मों का भी प्रदर्शन होगा। और भी कुछ कई तरह की इनोवेटिव इनिशिएटिव्स इस बार मंत्रालय ने लिए हैं इस फिल्म फेस्टिवल में, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे गोवा में कैरावैन से फिल्में दिखाई जा रही हैं और ओपन एयर बीच स्क्रीनिंग का भी इस बार कॉन्सेप्ट है। और भी कई तरह के इस बार आयोजन है जिस पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हुए इस फिल्म फेस्टिवल के इम्पोर्टेंस पर, महत्व पर आज बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद हैं विशेषज्ञ गौतम चिंतामणि, आप फिल्म क्रिटिक हैं, और साथ ही हमारे साथ फिल्म क्रिटिक मुर्तजा अली खान साहब भी कार्यक्रम में चर्चा के लिए हैं। मिस्टर चिंतामणि, क्योंकि दशकों से इस फिल्म फेस्टिवल ने अब तक न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छाप छोड़ी है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे सबसे पहले कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इफी कितना बड़ा एक फिल्म महोत्सव है। ये बड़ा फिल्म महोत्सव तो है ही, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय सिनेमा, भारतीय संस्कृति एंड पॉपुलर कल्चर से जुड़ा एक बहुत बड़ा इवेंट है। क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिनेमा प्रोड्यूसिंग देश है। यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं की सिनेमा है, भिन्न भिन्न प्रकार से सिनेमा बन रही है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि जब सिनेमा का आविष्कार हुआ था 1911-1913 के दशक में, तो भारत पहला या दूसरा मुल्क था जहाँ पे लुमियर ब्रदर्स ने अपनी फिल्म दिखाई थी। जी। उस समय बॉम्बे के नाम से वॉटसन होटल था, वहां दिखाया गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसका 110 साल, 120 साल का जो इतिहास है, उसमें भारत की एक अहम भूमिका है। और स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय गणराज्य बना, तो तब एक फिल्म फेस्टिवल जो इस कंट्री को एनकैप्सुलेट करे और कंट्री की सिनेमैटिक हिस्ट्री को दिखाए, वहां पे आके इफी का जन्म होता है। ये एक बहुत बहुत अहम फेस्टिवल है, इसलिए क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे भारत के हर कोने से फिल्में आती हैं, फिल्में दिखाई जाती हैं और एक मौका मिलता है दर्शकों को फिल्म देखने का। प्लस इंटरनेशनल फीचर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हर साल एक देश होता है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, इस बार फ्रांस है। तो दर्शकों को विश्व भर की सिनेमा के बारे में जानना, लोगों से इंटरैक्ट करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। तो अगर 1 बिलियन लोगों की आप सिनेमैटिक फ्लेवर की बात करें, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको देखेगा। विश्व के प्रख्यात फिल्म फेस्टिवलों में से एक माना जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप दैट इट कवर्स। मुर्तजा अली खान साहब, क्योंकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन गोवा में दशकों से हो रहा है और एक बड़ा आयोजन है, हम कहें कि भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, और इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म जगत को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किए जाते हैं। और जैसे जैसे ये इफी आगे बढ़ता गया है और इसमें नए आयोजन जुड़ते गए हैं, तो सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि फिल्म जगत को प्रोत्साहन देने के लिए ये फेस्टिवल कितना जरूरी है। देखिए, फिल्म का महत्व क्या होता है, अनुराग ठाकुर जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही साथ मोदी जी ने भी फिल्मों का महत्व बताया है, मैसेज भेजा है उन्होंने इफी के लिए। फिल्मों का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि वो समाज का आईना होती हैं और फिल्मों के थ्रू आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिलता है। तो ये चीज भारतीय सिनेमा की, जिसको मैं कहूं कि
रीढ़ की हड्डी रही है। हमारा सिनेमा हमेशा इस तरह का सिनेमा रहा है जिसने प्रेरणा दी है, जिसने हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट किया है। एक जो भारतीयता का जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो हमेशा हमारे सिनेमा में हमें दिखी है। चाहे हम बात करें 40 के दशक की या उससे भी पहले की अगर हम बात करें, चाहे हम आजादी के बाद के सिनेमा की बात करें, तो ये चीज जो है ये हमारे सिनेमा को खास बनाती है। और गवर्नमेंट और यानी कि सरकार की अगर बात करें तो वो इसलिए आयोजन करती है कि गवर्नमेंट भी बखूबी जानती है कि सिनेमा का महत्व क्या है। और कई बार क्या हो जाता है कि जब आप आज के जमाने में देखते हैं कमर्शियल प्लेयर्स जो मार्केट में हैं, उनका एक अलग तरह का पर्पस होता है। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखें तो कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो अपनी फिल्में बना रहे हैं, बड़े पर्दे पर रिलीज करते हैं, या उनको लगता है कि हम ओटीटी पे अपनी फिल्में रिलीज कर दें। पर फिल्म फेस्टिवल का जो एक पर्पस है वो एक बहुत बड़ा होता है। वो होता है लोगों को ऐसी जगह पर लेके आना जहां पे सिनेमा लोग मिलजुल के देख सकें, बड़े पर्दे पर सिनेमा देख सकें, वर्ल्ड सिनेमा देख सकें, सिर्फ एक तरह का सिनेमा नहीं, अलग अलग तरह का सिनेमा देख सकें। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मास्टर सिनेमा के आते हैं, लेजेंड्स आते हैं, मास्टर क्लासेस होती है, रीजनल सिनेमा को प्लेटफॉर्म मिलता है, इंटरनेशनल सिनेमा की नई और पुरानी फिल्में देखने को मिलती हैं, हमारे आर्काइव से फिल्म निकाल के लाई जा रही हैं। तो आप बताइए, ये कार्निवल नहीं कहूं तो मैं से क्या कहूं। इस वक्त गोवा जो है एक बिंदु बन गया है पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु, और हर कोई यहाँ पे आ रहा है और सिनेमा प्रेमी तो आ ही रहे हैं, और इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। और सरकार और जितने भी लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं इसीलिए इस फेस्टिवल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। मिस्टर चिंतामणि, क्योंकि इस बार इफी का 53वां संस्करण है ये, और हम सभी जानते हैं कि अब तक एक सफल 52 संस्करण इफी के हो चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके संस्करण आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका कारण ये भी है कि जिस तरह से जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, सरकार है, उसने कई ऐसे इनोवेटिव कदम उठाए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें न सिर्फ जो हमारी भारतीय फिल्में हैं, जो क्षेत्रीय सिनेमा है उसको बढ़ावा दिया जाता है, हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए वहां के देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो कैसे देखते हैं आप इसकी लगातार बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को? इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि गए 8 वर्षों में आप देखेंगे कि जो इंडिया की वर्ल्ड मैप पे जो इंडिया का पोजीशन है वो हर क्षेत्र में एक उभर के निकला है। चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, चाहे आप इनोवेशन देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे वन ऑफ द बिगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड है जहाँ पे यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं। ये जो एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट के लिए, तो इन सब के साथ सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों की जिंदगी का। तो जाहिर सी बात यह है कि गवर्नमेंट का फोकस उस पर भी रहा है। गोवा एज अ वेन्यू जो डेवलप किया गया था ताकि एक आइडेंटिटी एक वेन्यू की जुड़े फिल्म फेस्टिवल के साथ, ये कई सालों से प्रयास चल रहा है और हर साल आप देखेंगे कि दिस इज यील्डिंग बेटर रिजल्ट्स। इस बार भी आप देखेंगे चाहे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वो खुद एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। कैन फिल्म फेस्टिवल में भी आप देख सकते हैं मिनिस्टर टुक आउट टाइम टू विजिट दैट स्पेस एंड प्रमोट इंडिया एज नॉट जस्ट अ कंट्री जहाँ पे सिनेमा की एक रिच लेगेसी है, बट ऑल्सो अ स्पेस जहाँ पे द वर्ल्ड कैन कोलैबोरेट विद इंडिया फॉर फिल्म। तो देखिए, अंततः अगर आप ये देखें तो सिनेमा किसके लिए बनता है? सिनेमा ऑडियंस के लिए बनता है, और हमारा इतना बड़ा ऑडियंस बेस है जो सिर्फ एक लैंग्वेज पे फोकस नहीं करता। तो इससे बड़ा ऑडियंस बेस कहाँ मिलेगा लोगों को? एंड द फैक्ट दैट इंडिया टुडे इज स्टैम्पिंग इट्स डोमिनेंस ऑन द वर्ल्ड मैप, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें इफी एंड आ पॉपुलर कल्चर। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी मैं मिस्टर चिंतामणि पूछ रहा था क्योंकि जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको आगे बढ़ाने में फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में जो इफी जैसे आयोजन है वो जैसे सॉफ्ट पावर के लिए हम अपने कल्चरल एक्सचेंजेस करते हैं, लेकिन फिल्में भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो इसमें कैसी संभावनाएं आप देखते हैं और ऐसे फिल्म फेस्टिवल कैसे इसमें बड़ा रोल निभाते हैं? देखिए, इसमें सॉफ्ट पावर की बात की तो एज अ फिल्म हिस्टोरियन मेरे पास कई रेफरेंसेस हैं, बट समय कम होने की वजह से मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। जी जी। एक था व्हेन द यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैड विजिटेड इंडिया, तो उन्होंने एक इवेंट पे कहा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जो फिल्म का रेफरेंस उन्होंने दिया वो बताता है कि द काइंड ऑफ पावर दैट आर पॉपुलर कल्चर हैज एज अ सॉफ्ट पावर। एंड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक बार एक इवेंट पे कहा था कि अफगानिस्तान और भारत का जो रिश्ता है वो इतना अटूट है, सदियों से तो चला आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जंजीर फिल्म के बाद प्राण साहब ने किरदार निभाया था उसमें शेर खान का, उसके बाद एक जो छवि बनी थी अफगानिस्तान, वो उस इमेज ने बहुत हेल्प किया था उसको पॉपुलराइज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एज अ टूल सिनेमा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी। और बॉलीवुड जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन टुडे। अगर आप स्लम डॉग मिलियनेयर देखें और उसके बाद जो मेन स्ट्रीम
हॉलीवुड प्रोडक्शंस में इंडियन फेसेस आना जो और कॉमन हो गए हैं, चाहे अनुपम खेर हो सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक्स में, बहुत सारे शोज हैं इनमें एक इंडियन फैमिली सेंटर है। तो ये दिखाती है कि द वर्ल्ड इज एक्चुअली श्रिंकिंग एंड इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो किस हद तक बढ़ रही है। तो एज अ टूल फॉर सॉफ्ट पावर टू कनेक्ट पीपल, टू कनेक्ट कल्चर्स, नथिंग कैन बी मोर इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल देन सिनेमा इटसेल्फ। तो उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रोइंग स्टैम्प ऑफ इंडिया ऑन अ वर्ल्ड मैप, इसमें फिल्म्स का एक बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है सॉफ्ट पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें। अदरवाइज ऑल्सो इंडियन कल्चर के लिए एक इमीडिएट विंडो जो ऑफर करती है हमारी सिनेमा, बिल्कुल, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मुर्तजा अली खान साहब, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इफी की लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे और भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जैसे कान फिल्म फेस्टिवल को ही हम लें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इफी भी वही दर्जा हासिल कर ले। तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि इस बार जैसे ये 9 दिन का आयोजन है और इसमें लगभग 79 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि उन सभी देशों की फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी और हमने चर्चा की ही कि फ्रांस इस बार स्पॉटलाइट कंट्री है। तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ये फिल्म फेस्टिवल अपनी छाप छोड़ता जा रहा है? हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। आप दुनिया जहान का बेहतरीन सिनेमा लेके आ रहे हैं, आप हिंदुस्तान की रीजनल इंडस्ट्रीज का बेहतरीन सिनेमा लेके आ रहे हैं, आप पुरानी फिल्मों को लेके आ रहे हैं। सोहराब मोदी की फिल्म बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी आज के युवाओं को। आप सोचिए, या अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने बचपन में कभी सोहराब मोदी की फिल्म देखी थी, आज उसको दोबारा रीस्टोर्ड वर्जन उसका बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। शतरंज के खिलाड़ी जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अभी क्लासिक सेक्शन में दिखाई गई है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सत्यजीत रे की मास्टरपीस है। आपको यहाँ पे आशा पारेख जी की फिल्में देखने को मिलेगी, कटी पतंग आपको बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगी। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम है। असली मजा तो देखिए सिनेमा देखने का बड़े पर्दे पर ही है। इसी जैसा जो महोत्सव है वो दुनिया जहान की और भारत के कोने कोने से इतनी महान फिल्में लेके आ रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज लेके आ रहा है, फिक्शन लेके आ रहा है, और सब आपको बड़े पर्दे पर और अपने जैसे सिनेमा प्रेमियों के साथ देखने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा बड़ी चीज आप क्या मांग सकते हैं? मुर्तजा अली खान साहब, क्योंकि ये ऐसा अवसर होता है जब बड़ी मात्रा में दर्शक गोवा पहुंचते हैं और जो प्रमुख फिल्में हैं जो इस फेस्टिवल के दौरान प्रदर्शित की जाती हैं वो उनका लुत्फ लेते हैं, न सिर्फ आनंद लेते हैं बल्कि फिल्मों के बारे में अपने अंदर एक समझ पैदा करते हैं और जो कलाकार हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, उनके साथ साक्षात होने का उन्हें अवसर मिलता है। और सचमुच हम देखें तो जो पैनल डिस्कशंस हैं, जो जैसे इस बार मास्टर क्लासेस का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो इन सब चीजों से कैसे जो दर्शक हैं वो फिल्म जगत से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। और खासतौर पर अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो हम जानते ही हैं कि जो फिल्म जगत है वो युवाओं के लिए आकर्षण का हमेशा से ही केंद्र रहा है और अब नए फिल्म निर्माता युवा कलाकार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये फिल्म महोत्सव उन्हें क्या संदेश देता है, उनके लिए क्या मौके प्रदान करता है? देखिए, संदेश जाता है और युवा जो हैं हमारे आज के, उनको देखने को मिलता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी लेगेसी क्या है, हमने किस तरह का सिनेमा बनाया है, हम किस तरह का सिनेमा बना रहे हैं। क्योंकि इस बार एक नए सेक्शन में आपको नई फिल्में देखने को मिल रही हैं। आपको भेड़िया का प्रीमियर यहाँ पे हो रहा है, दृश्यम 2 का प्रीमियर यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह की फिल्में देखने को मिल रही है, रीजनल सिनेमा की नहीं, मेन स्ट्रीम भी फिल्म देखने को मिल रही है। गोल्ड फिश का यहाँ प्रीमियर हो रहा है, स्टोरी टेलर जो परेश रावल और आदिल हुसैन की फिल्म है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। फिर इंडियन पैनोरमा सेक्शन में आपको अच्छी कन्नड़ फिल्में देखने को मिल रही हैं, अच्छी तमिल फिल्म देखने को मिल रही हैं। आपको रीजनल सिनेमा में अगर मैं लेके जाऊं नॉन फीचर कैटेगरी में, तो सुदीप्तो सेन की आपको गुरुजन देखने को मिल रही है, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको लेके जाती है। साथ ही साथ आपको पैन नलिन की गुजराती फिल्म जो छैलो सिनेमा है वो स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है उसकी। मधुर भंडारकर की इंडिया लॉकडाउन है, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पवेलियंस लग रहे हैं वो रीजनल पवेलियंस लग रहे हैं। ये कान के तर्ज पे हम लोग कर रहे हैं कि बिहार का पवेलियन, पंजाब का पवेलियन, गुजरात का पवेलियन, तमिलनाडु का पवेलियन, महाराष्ट्र का पवेलियन, रशिया और फ्रांस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। और फ्रांस इस बार कंट्री फोकस भी है, तो 8 फिल्म हमारे फ्रांस से आ रही है। और फ्रांस के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो कितना पुराना है ये किसी से छुपा नहीं है। तो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। मिस्टर चिंतामणि, अगर इफी 2022 की बात करें तो कुछ इनिशिएटिव्स पर मेरी नजर गई जिन पर मैं आपसे थोड़े से चर्चा करना चाहूंगा कि वो कैसे
कैसे अहम हैं। अगर हम युवा फिल्मकारों की बात करें जो फिल्मों में अपना करियर देखते हैं या फिल्म निर्माण में अपना एक तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक पहल शुरू की थी 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जिसमें कि जो युवा फिल्मकार हैं उनको प्रोत्साहन मिले। और इस साल इफी में इसका दूसरा एडिशन है जहां की इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। मास्टर क्लासेस ये भी एक ऐसी पहल है जहां पर जो युवा फिल्मकार हैं वो फिल्मों के बारे में अपनी समझ पैदा कर सकते हैं, और जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, फिल्म विशेषज्ञ हों, कलाकार हों, उनके साथ वो भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो ये ऐसे मौके जो युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने का एक तरह से प्लेटफॉर्म देते हैं, और खासतौर पर इफी जैसे मौके पर जहां की बड़ी तादाद में युवा पहुंचते हैं, ये इनिशिएटिव्स कैसे उनके लिए एक आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। साथ ही जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो क्षेत्रीय सिनेमा हो, हमारा हिंदी सिनेमा हो, उन सभी के लिए एक ऐसे फायदेमंद है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंग क्रिएटिव माइंड्स को एक फोरे देता है ग्लोबल थिंकिंग में। जहाँ पे मास्टर क्लास की अगर आप बात करते हैं तो जो एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर्स हैं, व्हेन दे इंटरैक्ट विद द यंगर जनरेशन, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा को माइंड में रखते हुए आप फ्रीली बात कर सकते हैं और आपके आर्ट को और आपके क्राफ्ट को एक आइडिया और एक डायरेक्शन मिलता है, दैट इज अनपैरेलल्ड। साल में आप देखिए इतने एस्पिरेशनल ड्रीम्स होते हैं लोगों के जो फिल्म बनाना चाहते हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड मीडियम। तो इसमें इंटरैक्ट करना दिग्गज फिल्म मेकर जैसे सुजीत सरकार है, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स इन इंडिया, उनके साथ एक हैंड्स ऑन क्लास आमने सामने बैठ के बात करना, समझना कि एक स्क्रिप्ट लिखने में या एक कहानी बुनने में और उसको सिनेमा पे दिखाने के लिए वो जर्नी क्या होती है, उसमें क्या क्या इनपुट्स होते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको ऐसा और कहीं नहीं मिल सकता जहाँ पे जो आपको मास्टर क्लास में मिलता है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, so these kind of efforts on the part of the ministry are unparalleled. You will not get a platform जहाँ पे आप कार्लोस सौरा की फिल्म देख सकते हैं, आप सुजीत सरकार से बात कर सकते हैं, और you can even have a conversation with नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये जो आपको एक्सपेंस मिल रहा है, या चाहे चिरंजीवी जी की बात हो, आपको कहाँ मिलेगा ऐसा एक्सपेंस? तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, आई थिंक फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे डिफरेंट आइडियाज का कॉन्फ्लुएंस होता है, और उसमें अगर आप यंग माइंड एंड लर्नेड फिल्म मेकर्स अगर एक साथ मिलें, सो इट्स अ ग्रेट बून फॉर यंग पीपल। एंड आई थिंक ऐसी और होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ये मास्टर क्लासेस, ये इंटरैक्शन पूरे साल ऑर्गेनाइज करें, जो साइड लाइन्स पे चलते रहे और जिनका एक कल्मिनेशन इफी हो सकता है। आई थिंक इवन दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। मिस्टर चिंतामणि, एक और इनिशिएटिव के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि फिल्मों का लिटरेचर से बहुत गहरा नाता है, और बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं, लिटरेचर हैं, उन पर हमने देखा कि न सिर्फ जो अलग अलग देशों की फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर फिल्में बनती हैं, भारत में भी इसका बड़ा चलन रहा है और लिटरेचर को बहुत बड़ा सोर्स फिल्मों ने माना है। इस पहल को, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है बुक्स टू बॉक्स, यानी किताबों से हम किस तरह से कंटेंट लेकर फिल्म इंडस्ट्री में उसको ला सकते हैं। इसके लिए एक मंच दिया गया है कि जो साहित्यकार हैं वो अपने राइट्स दे सकते हैं, जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक मंच दिया गया है इफी के माध्यम से। तो ऐसे इनिशिएटिव्स कैसे हमारे न सिर्फ लिटरेचर के लिए, राइटर्स के लिए, बल्कि फिल्मकारों के लिए भी एक आपस में जुड़ाव का बहुत बड़ा मंच साबित हो रहा है, और कैसे लिटरेचर, ये भी आप बताएं कि लिटरेचर कैसे फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। ट्रेडिशनली अगर आप देखें, लिटरेचर हैज ऑलवेज बीन द फर्स्ट गो टू पॉइंट फॉर सिनेमा। जब सिनेमा अपने इनिशियल स्टेप्स ले रहा था और बिगिनिंग टाइम की अगर आप बात करें तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, इनकी बहुत कहानियां थी जो फिल्मकारों ने हाथों हाथ अडेप्ट की सिनेमा स्क्रीन के लिए। और अगर आप हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखें, हमारी स्पिरिचुअल स्टोरीज देखें, रामायण हो, महाभारत, ये भी एक कांस्टेंट सोर्स रहा है फिल्म मेकर्स के लिए। आज के जमाने में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो सिनेमा में आया है वो यही है कि कंटेंट हैज फाइनली बिकम किंग, एंड उसको वो इज्जत मिल रही है जो एक समय पे शायद नहीं मिलती थी या कम मिलती। अब हमारे यहाँ पे एक कहावत भी है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो एज अ राइटर कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी चीजें लिख देते हैं जो शायद प्रैक्टिकली स्क्रीन पे ट्रांसलेट ना हो पाए उसी स्टाइल में जिसमें हमने लिखा है। यहाँ पे एक फिल्म मेकर की एक्सपर्टीज, एक प्रोड्यूसर की एक्सपर्टीज आती है। तो ऐसे मंच एक प्लेटफॉर्म अलाउ करते हैं, नॉट जस्ट फॉर एस्टैब्लिश्ड राइटर्स बट ऑल्सो फॉर एस्पायरिंग राइटर्स और फर्स्ट टाइम राइटर्स,
कि आप जो लिख रहे हैं और अगर आप उसकी परिकल्पना करके स्क्रीन पे डालना चाहते हैं, वो कैसे पहुंचेगा, किस लेवल पे पहुंचेगा, वो सारी बातें अगर आपको हाथों हाथ यहाँ पे एक इंटरैक्शन के थ्रू पता चल जाती है, तो देन दैट इज ऑल्सो अ बिग बून, बिकॉज लिखते समय बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं या आप डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं जो एक स्क्रीन एडेप्टेबल फ्रेंडली फॉर्मेट हो फिल्म मेकर्स के लिए। ये एक एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो अ बिग बून फॉर राइटर्स कि आपकी आइडिया, आपने जो लिखा है उसकी लाइफ बड़ी हो जाती है। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जी हाँ, ये दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म वेयर राइटर्स एंड इंडस्ट्री सॉल्वर्स कैन इंटरैक्ट। और एक मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो इसमें हेल्प भी करते हैं इस प्रोसेस में। इट इज कमेंडेबल व्हाट दे डू, बट समटाइम्स दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग, उन्हें ये समझ नहीं होती है कि एक्चुअली एक फिल्म मेकर को क्या चाहिए। तो वो राइटर को शायद एक अलग तरीके से भी गाइड कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिल्म मेकर्स ये नहीं समझते कि राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, किताब कैसी लिखी जाती है, इंडस्ट्री क्या होती है। उधर भी एजेंट्स उनको हेल्प करते हैं, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे पब्लिशर्स, राइटर्स और फिल्म मेकर्स हाथों हाथ इंटरैक्ट कर सकें, वो बहुत हेल्पफुल है। मुर्तजा अली खान साहब, क्योंकि ये फेस्टिवल एक ऐसा मंच है जहां ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जो फिल्में हैं, सिनेमा है, वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, सुलभ हो। ये चर्चा मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए फिल्मों को एक्सेसिबल बनाने पर जोर दिया जाता है और इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सरकार के अतिरिक्त जो फिल्म निर्माता हैं वो भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो इफी है इसमें दिव्यांगजनों के लिए कैसे फिल्में सुलभ बने, कैसे दिव्यांगजन इन फिल्मों का आनंद ले सकें, उनके बारे में समझ सकें, इस बारे में प्रयास किए जाते हैं। और इस बार के इस फिल्म फेस्टिवल में हम देख रहे हैं कि ऑडियो विजुअल मूवीज प्रदर्शित की जा रही हैं, यानी जो दृष्टिबाधित हैं वो स्क्रीन पर सीन होते हैं, उनको सुनकर, उनके लिए अलग से एक कमेंट्री को सुनकर एक व्यवस्था की गई है। और साथ में जैसे हम एक और उदाहरण लें कि व्हील चेयर पर कैसे हम फिल्मों का निर्माण कर सकते हैं, शॉट्स ले सकते हैं, उसके बारे में भी कोर्सेज का आयोजन किया गया है। तो जिस तरह से फिल्म जगत अब हर सोशल ग्रुप को देख रहा है और उसके लिए एक सुलभ माहौल तैयार कर रहा है, ऐसे में ये कितना आवश्यक है? देखिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर हम इस तरह का पहल कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर एक समझ है सिनेमा को यूनिवर्सल बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के और इनिशिएटिव्स हमें लेके आने चाहिए ताकि सिनेमा जो है हर वर्ग का इंसान देख सके। तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह की इनिशिएटिव हमारी सरकार लेके आ रही है कि सिनेमा को हम हर इंसान तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत सराहनीय पहल है। मिस्टर चिंतामणि, अभी आपने चर्चा में दो बड़ी हस्तियों का नाम लिया जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, एक तो चिरंजीवी जी और एक कार्लोस सौरा। इस बार फिल्म फेस्टिवल इसलिए इन दोनों हस्तियों के लिए ये अहम है क्योंकि इस बार फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो सम्मान मिला है वो जाने माने अभिनेता, प्रोड्यूसर, डांसर और पद्म भूषण से सम्मानित चिरंजीवी जी को मिला है, जिनका न सिर्फ तेलुगु फिल्मों में बड़ा योगदान रहा है बल्कि जो कन्नड़, तमिल और जो हिंदी फिल्में हैं उनमें भी बड़ा योगदान रहा है। 4 दशकों से इनका फिल्मी सफर रहा है। और साथ में कार्लोस सौरा जो कि स्पेनिश फिल्मकार हैं और कान फिल्म फेस्टिवल जैसे और बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलों में इनको सम्मान मिल चुका है और इफी में भी इन्हें सम्मानित किया जा रहा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो इन दोनों फिल्मी हस्तियों के बारे में आपके क्या विचार हैं और जिस तरह से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, कैसे इस फिल्म फेस्टिवल ने इन्हें सम्मान देकर उनके फिल्मी योगदान को एक तरह से प्रतिष्ठा दी है? कार्लोस सौरा की अगर हम बात करते हैं तो आप ये मानिए सही मानों में वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, क्योंकि अगर एक फिल्मकार जिसके सिनेमा से उस लैंग्वेज की सिनेमा को, स्पेनिश सिनेमा को आइडेंटिफाई किया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका क्या महत्व है सिनेमा में। कार्लोस सौरा की फिल्मों को देखना एक कल्चर को समझने के बराबर नहीं है, लेकिन जो सिंपल ह्यूमन इमोशंस, उनका ट्रांसलेशन ऑन स्क्रीन कैसे होता है और किस माध्यम से किया जा सकता है, उसमें इट गिव्स यू अ डीप इनसाइट। I think it is a great honor for Carlos Saura कि a country which produces the highest number of films and has a long cultural interaction, वहां पे उनको सम्मानित किया जा रहा है। और चिरंजीवी गारू के बारे में तो कुछ भी कहना कम होगा। जो इन्फ्लुएंस एक एक्टर का होता है सिनेमा के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, वो बहुत बड़ी बात होती है। स्टार्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, मेगा स्टार्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे रजनीकांत जी हैं, चिरंजीवी जी हैं, हेमा मालिनी हैं, अमिताभ बच्चन, और अगर आप ग्लोबल लेवल पे बात करें बहुत लोग हैं जो सिनोनिमस बन जाते हैं सिनेमा और क्राफ्ट के साथ। तो अगर आप
पिछले 40 साल का इतिहास उठा के देखें और अगर आप उसमें मेल सुपरस्टार की अगर आप बात करते हैं तो शायद पहला या दूसरा नाम होगा जिसमें चिरंजीवी जी का नाम आए। उनको सम्मानित करना इट्स वेरी टाइमली, वेरी एप्ट एंड ही इज स्टिल वेरी एक्टिव एंड आई विश एंड आई प्रे दैट चिरंजीवी गारू कंटिन्यूज टू डू द ग्रेट वर्क दैट ही इज डूइंग। ऑल्सो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बार जब चिरंजीवी जी को ये ऑनर से सम्मानित किया गया, क्योंकि एक उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था कुछ समय पहले। चिरंजीवी गारू ने कहा कि एक समय वो था जब नेशनल फिल्म फेस्टिवल या नेशनल अवार्ड्स के लिए साउथ इंडियन एक्टर्स जाते थे तो वहां पे 2-3 फोटोएं होती थी जो पूरे के पूरे साउथ सिनेमा को एनकैप्सुलेट करने की एक कोशिश रहती थी। उस टाइम पे शायद इंटरैक्शन उतना नहीं था या हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे फिल्में देखने का, लेकिन बाहुबली के बाद और RRR के बाद अगर आप देखें तो तेलुगु सिनेमा का जो मान बढ़ा है वो चिरंजीवी जी उसके बारे में बात कर रहे थे कि अब टोटली पैन इंडिया नहीं बट ग्लोबल सिनेमा माना जा रहा है तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म्स को। और ही हैज बीन वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स ऑफ तेलुगु सिनेमा। उनका कंट्रीब्यूशन हैज बीन अनपैरेलल्ड एंड उनको ऑनर देना इज समवेयर नॉट जस्ट ऑनरिंग तेलुगु फिल्म बट ऑनरिंग सिनेमा इन इटसेल्फ। So I think it's a great initiative and wish both of them a long life and many more films. बिल्कुल, और इसे मालूम भी होता है कि भारत में जो कला है, जो एक तरह से हम कहें कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री में जो हस्तियां हैं वो हमारे क्षेत्रीय स्तर से बहुत बड़ी मात्रा में निकलती हैं। एक सवाल मैं इसी से जुड़ा ये पूछना चाहूंगा क्योंकि इस बार मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की फिल्में हैं उनको प्रोत्साहन मिले। इसके लिए 5 फीचर और 5 नॉन फीचर फिल्में ऐसी दिखाई जा रही हैं जो मणिपुरी सिनेमा को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके जो गोल्डन जुबली है उसको सेलिब्रेट करती हैं। तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो, वो किसी क्षेत्रीय फिल्मों की समझ अपने अंदर पैदा करे, इसके लिए ये इनिशिएटिव किस तरह से जरूरी है और कैसे हमारे रीजनल सिनेमा में वो एक तरह से ताकत है, वो क्रिएटिविटी है जो आगे आनी जरूरी है। मैं कहूंगा कि दिस इज अ वेरी बिग स्टेप बिकॉज पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री जी का एक फोकस्ड अप्रोच रहा है देश के हर हिस्से को जोड़ने का। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका विजन है वो सिनेमा और पॉपुलर कल्चर बहुत आगे तक और फुलफिल कर सकता है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो वहां पे एक समय ऐसा था जहां पे एक्सेस बहुत लिमिटेड था और सिनेमा भी बहुत लिमिटेड था। तो कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट आ गया था कि ये देश का एक अलग हिस्सा है जहां का शायद कल्चर हम ना समझें। लेकिन फिर जब मैं दूरदर्शन पे पिक्चरें देखता था संडे के संडे जब इंडियन लैंग्वेज फिल्में दिखाई जाती थी और सबटाइटल्स के साथ उनको देख के यू वुड गेट एन इंसाइट इनटू योर ओन पीपल कि देश के दूर दराज हिस्सों में लाइफ क्या है, इमोशन क्या है, उसका एक आइडिया मिलता था। और खास करके मणिपुर जहाँ पे एक बहुत समय के बाद डेवलपमेंट हैज रीच्ड देयर, प्रोग्रेस हैज रीच्ड देयर, कनेक्टिविटी हैज रीच्ड देयर एंड दैट इज जस्ट ओपनिंग अप दैट वर्ल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया टू मणिपुर एंड स्पेसेस इन नॉर्थ ईस्ट। आई थिंक दिस इनिशिएटिव इज हाईली कमेंडेबल। ऐसे और एफर्ट्स होनी चाहिए। रेगुलर फिल्म फेस्टिवल्स नॉट जस्ट एट इफी बट ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे एक दूसरे को समझना, देश के अलग अलग पार्ट्स के लोगों को जानना हमारा ही कल्चर है और हम अगर अपने ही कल्चर से वंचित रहें तो फिर ये बहुत अजीब सी बात है। अब इसको खत्म करने के लिए अगर फूड, पॉपुलर कल्चर, सिनेमा can achieve the most in the shortest period of time, then why not? I think नॉर्थ ईस्ट पे फोकस जो है बहुत अच्छा है। 2016 में मैं नेशनल अवार्ड्स की जूरी पे था, राइटिंग जूरी पे जी। और उस टाइम पे जो मटेरियल पढ़ने को आया था, जो एंट्रीज थी, नॉर्थ ईस्ट सिनेमा के बारे में काफी कुछ सीखने को और जानने को मिला और उसके बाद मेरा एक इंटरेस्ट रीच्ड अ डिफरेंट लेवल। सो आई थिंक जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है लोगों के साथ, व्हेन यू डिस्कवर सम न्यू सिनेमा, व्हेन यू डिस्कवर सम न्यू आर्टिस्ट, जैसे जब मैं पहली बार त्रिपुरा गया था 90s में एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब भूपेन हजारिका का गाना रेगुलरली सुनने को मिलता था। तो जब भूपेन हजारिका के गीत सुने तो काफी कुछ समझ में आया और काफी कुछ एज अ पर्सन यू अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन। उनके गाने सुनने के बाद नेचर को अप्रिशिएट करना आप एक अलग लेवल पे आ जाते। अगर जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल लेवल पे कुछ चीजें हो रही हैं और कलेक्टिव लेवल पे वही चीज हो, देन व्हाई नॉट। आई थिंक ये दिस हैज टू बी अ रूटीन एंड दिस हैज टू बी डन विद ग्रेटर एंथुसियाज्म। फिल्म क्रिटिक मुर्तजा अली खां और गौतम चिंतामणि, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर परिचर्चा। भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक गौतम चिंतामणि और मुर्तजा अली खान। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी के संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है हमारा AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।